गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले भी हम लोगों ने संविधान पढ़ा था। संविधान में राष्ट्रपति के बारे में ही कुछ जानकारियों पे चर्चा की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आज हम इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या हैं, साथ ही अप्रत्यक्ष चुनाव और निर्वाचक मंडल के बारे में जानेंगे। चुनाव की विधि को समझेंगे। जीत के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होती है उसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ अनुच्छेद लिखे हुए हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हैं। पहला अनुच्छेद 54 है। पहला अनुच्छेद 54 है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा। फिर अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि के बारे में बताया गया है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया जाता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। 56 क्या है? राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल आता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पता है हमें, 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने अनुच्छेद 58 के बारे में विधिवत बताया है। यदि आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए जाकर, कंफर्म हो जाएगा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, जितनी भी योग्यताएं जरूरी हैं या जितनी भी होती हैं उन सब के बारे में अच्छे से समझाया है पार्ट 1 में। आगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, इसके बारे में बाद में बताएंगे। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित, अच्छा जो चुनाव आयोग होता हमारा है, कौन कौन से चुनाव कराता है? चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है? राष्ट्रपति का कराता है, उपराष्ट्रपति का कराता है, लोकसभा का कराता है, राज्यसभा का कराता है। ये सब चुनाव कौन कराता है? हमारा चुनाव आयोग कराता है। अब चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों, यदि जो उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसके लिए जरूरी होता है कि वह लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 50 प्रस्तावक होने चाहिए, राज्यसभा में 50 प्रस्तावक होना चाहिए। टोटल कितने समर्थक होना चाहिए? लोकसभा में 50 प्रस्तावक और राज्यसभा में 50 समर्थक होने चाहिए। टोटल मिला के कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मैंने आपको बताया आनुपातिक पद्धति से होता है। निर्वाचक मंडल, जो निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल को इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। निर्वाचक मंडल को समझिए। जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उन सब को सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल बोला जाता है। आगे देखिए, अब कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? देखिए इधर, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इतना आया समझ में? इसको फिर से देखिए, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। लेकिन जो हमारा 17वां संविधान संशोधन 1992 है उसमें संशोधन कर दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को भी शामिल किया गया। अब दिल्ली और पुदुचेरी दोनों की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर? आगे देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, उसके बाद राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं।
अब जो निर्वाचक मंडल मैंने आपको बताया है, जो लोग सम्मिलित होते हैं, ठीक है, वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत लोग होते हैं या सदस्य होते हैं, उसके बाद राज्य की विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। मतलब कहने का यह है कि ये लोग और ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, सीधी सी बात। आगे देखिए, कुल कितने सदस्य होते हैं? 4809 या 4809 सदस्य होते हैं टोटल। संसद, इसको बाद में देखिए, इसको देखिए, लोकसभा से 543 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 233 सदस्य होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 776 सदस्य होते हैं। विधानसभाओं से कितने सदस्य आते हैं? 4033 या 4033। ये जो लोग हैं ये विधानसभाओं से आते हैं। लेकिन 2019 से पहले कितने लोग होते थे? 4120। क्यों होते थे? इसमें J&K को भी शामिल किया जाता था। अब जो है कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 4033। आगे देखिए, चुनाव की विधि को समझिए। चुनाव का तरीका क्या होता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें क्या तरीका या पद्धति अपनाई जाती है, उस पर हम बात करेंगे। आइए देखिए इधर, सांसद या विधायक दोनों का ही मूल्य, हालांकि मतों का मूल्य अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक, इनके जो मतों का मूल्य है, इनके वोट का जो मूल्य है वो अलग अलग होता है। कैसे? आगे समझिए। विधायकों के मत का मूल्य पहले हम समझते हैं कैसे निकाला जाता है। राज्य की जनसंख्या और विधायकों की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या और विधायकों की जनसंख्या। एक विधायक के मत का मूल्य, देखो फिर से इसको समझो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक विधायक के मत का मूल्य कि उसके वोट की कीमत क्या है, ये कैसे पता चलेगी? ये ऐसे पता चलेगी, राज्य की जनसंख्या और विधायकों की जनसंख्या। जो राज्य की जनसंख्या का आंकड़ा है वो 1971 की जो जनगणना हुई थी उससे लिया जाता है, ठीक है, ना कि 2011 वाली जनगणना। अब देखिए, एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या फिर बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य से जनसंख्या को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल आता है। प्रत्येक राज्य के MLA के मत का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का यदि विधायक है तो उसके मत का मूल्य अलग होगा। समझे बात को? उत्तर प्रदेश का जो विधायक है उसके मत का मूल्य अलग होगा, और सिक्किम का अगर कोई विधायक है उसके मत का मूल्य अलग होगा। कैसे अलग होता है? देखो इधर, पानी पी लेते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति के बारे में बाकी जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आएंगी, और मुझे उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, प्रत्येक राज्य के MLA के मत का मूल्य अलग अलग होता है। कैसे? उत्तर प्रदेश में 208, मतलब उत्तर प्रदेश का कोई विधायक है, कोई एक विधायक, उसके मत का मूल्य कितना होगा बेटा? 208 होगा। सिक्किम का कोई अगर विधायक है तो एक विधायक, उसके मत का मूल्य कितना होगा? 7 होगा। उत्तर प्रदेश के 403 विधायक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 विधायक होते हैं। अब कैसे इसको निकालेंगे? उत्तर प्रदेश के 403 विधायक निर्वाचक मंडल में 208 गुणे 403, देखो 403 विधायक हैं, 208, एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है? 208 होता है। तो हमने 208 को मल्टीप्लाई कर दिया 403, जितने हमारे यहाँ विधायक होते हैं, बराबर जो वोटों का योगदान है वो कितना हो गया? 83,824। 83,824 हो गया। सिक्किम में देख लीजिए, सिक्किम में 32 विधायक होते हैं, ठीक है,
और एक विधायक के मत का मूल्य कितना होता है, इसमें मैथ भी यूज हो जाती है। एक विधायक के, सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य 7 होता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 32 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, ये 224 है, 224 आ गया। ठीक है, अब जो सिक्किम का विधायक है, 32 विधायक हैं, उनके मतों का मूल्य कितना होगा, 224 होगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं का कुल मूल्य, जितनी भी विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं, उनका जो कुल मूल्य है कितना है, 5.43 लाख। ये टोटल आपका हो गया, याद रखना, इसको काफ़ी पूछा जाता है। सांसदों के मतों का कुल मूल्य विधायकों के मतों के कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए। कैसे, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। जब आप इसको डिवाइड करेंगे निकल आएगा आपका। आगे देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो वैध मतों के आधे से कम जो वैध मतों के आधे से कम एक मत अधिक अर्थात 50% से अधिक प्राप्त करता है। इसे ही क्या कहा जाता है, न्यूनतम कोटा कहा जाता है। अब न्यूनतम कोटा का एक फार्मूला होता है, देखो इधर, न्यूनतम कोटा बराबर कुल वैध मत बटे 2 + 1। कुल वैध मत को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, बाद में 1 जोड़ दिया जाता है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा न्यूनतम कोटा होता है। इतना समझ में आया। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद किस में आती है, 61 में आती है। याद रखना, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। हाँ, जिस सदन में चलाया जा रहा है चलाए जाने से 14 दिन पूर्व इसकी जानकारी किसको देनी होगी, राष्ट्रपति को देनी होगी। और समस्त सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी जरूरी है। इतना आया समझ में। अब महाभियोग का प्रस्ताव जिस सदन में रखा जाता है, उस सदन के समस्त सदस्यों के 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है। फिर इसके बाद जांच के लिए दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरे सदन में जब जाता है, तब राष्ट्रपति या तो अपने आप स्वयं दूसरे सदन में आके या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। जांच के बाद दूसरे सदन में अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद मुक्त समझा जाता है। मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति अब इस पद पर नहीं रहेगा। ये आपका होता है महाभियोग की प्रक्रिया। आगे देखिए, महाभियोग की यहाँ से देखिए, राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने एवं समाप्ति की घोषणा करने का अधिकार है, किंतु संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, वह सदनों या किसी भी सदन का, वह सदनों यानी दोनों सदनों
वह सदनों या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को उसके नियत अवधि से पूर्व भंग भी कर सकता है। मतलब कहने का ये है, किसी भी सदन को बुला सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे भंग भी कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 85 अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 331। इसी प्रकार राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी भैया? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अत्यंतिक वीटो क्या होता है? अत्यंतिक वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता है, उस स्थिति में वह विधेयक मतलब जो है निरस्त समझ लिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? तब वह किस वीटो का प्रयोग करता है? अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करता है। फिर आपका निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या होता है? जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर देता है और सदन क्या करता है? फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज देता है। इस कंडीशन में राष्ट्रपति इस विधेयक पर या इस विधेयक को पास करने के लिए बाध्य होता है। उसे क्या कहते हैं? निलंबनकारी वीटो कहते हैं। जेबी वीटो, जो जेबी वीटो होता है, इस पर अनुमति देने की कोई समय सीमा नहीं है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इस पर अनुमति दे भी सकता है, ना चाहे तो नहीं भी दे सकता है। कभी कभार ऐसा होता है, एक बार हुआ है इस पर, जो ज्ञानी जैल सिंह थे, कौन सा विधेयक था? भारतीय डाक विधेयक। इस पे इन्होंने ना तो वापस कर रहे थे और ना तो इसको पास कर रहे थे। जब वो ना तो इसको अनुमति दे रहे थे और ना वापस कर रहे थे, तब किस वीटो का प्रयोग कर रहे थे? वो जेबी वीटो का प्रयोग कर रहे थे। आगे देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देख लेते हैं। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तब राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तब राष्ट्रपति माफ कर सकता है। जब अपराध मृत्युदंड हो तब भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है, प्राणदान दे सकता है। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 हैं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 में आता है, राष्ट्रपति शासन 356 में आता है, वित्तीय आपात 360 में आता है। अब मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हुए हैं, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 52, हालांकि ये हम रिवीजन कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। 72 में क्षमादान।
अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, क्षमादान के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। जो राष्ट्रपति होता है बेटा, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास 2 मर्सिडीज गाड़ियां होती हैं, शायद मुझे 1-2 का नाम भी है। एक ब्लैक मर्सिडीज बेंज होती है जिसका नाम होता है S600 W221। एक दूसरी होती है उसका नाम होता है W140 नाम होता है। और राष्ट्रपति को क्या क्या दिया जाता है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जिसे राष्ट्रपति को सभी को पता है, जो राष्ट्रपति का जीवन साथी होता है उसको 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, या पेंशन कह सकते हैं, दी जाती है। सहायता राशि दी जाती है, एक खूबसूरत बंगला दिया जाता है, 2 मुफ्त लैंडलाइन, मतलब जो है 2 मुफ्त लैंडलाइन और 1 मोबाइल फ़ोन दिया जाता है, 1 निजी सचिव और 5 निजी कर्मचारी दिए जाते हैं। स्टाफ जो खर्च होता है प्रतिमाह 60,000 रुपये दिया जाता है। ट्रेन और हवाई जहाज़ की यात्रा फ्री होती है। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका नोट्स बना लें, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर पढ़ते हुए चलेंगे, और ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं। दूसरा, आप सबको पता है हमारी कोचिंग संस्थान उड़ान डिफेंस एकेडमी पे 10 तारीख से कांस्टेबल और SSC GD पेट के नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। कितनी तारीख से? 10 फरवरी से। और आज 7 फरवरी थी, 10 फरवरी से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो लोग कांस्टेबल की, क्योंकि अभी कांस्टेबल की वैकेंसी फरवरी या मार्च में आ जाएंगी, और इसीलिए हम लोगों ने अभी से, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पे तैयारी नहीं होती है। अगर किसी जॉब की एक अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर का समय पढ़ाई पे ज़रूर लगाना चाहिए, तभी जाकर अच्छा रिजल्ट आता है। आया समझ में? तो इसीलिए बैच 10 तारीख से 10 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी लोग कांस्टेबल की, पेट की, SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी उड़ान डिफेंस एकेडमी पे आके बात करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। भगवान ने चाहा तो आपको नौकरी मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।